इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल शेल मीन्स अंदर से वो हॉलो है। सपोज एक सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर वाले पार्ट को हमने काट के निकाल दिया, वो स्फीयर जो है वो हॉलो है। मतलब एक स्फेरिकल शेल जैसे कि आप प्लास्टिक की बॉल का ज्यूम कर सकते हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली है, हमें सिर्फ उसके ऊपर वाले शेल या सरफेस से मतलब है। So this is thin spherical shell of charge and radius इसकी है r। ये इसका सेंटर है O और इस पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। नाउ अगर इसके सरफेस पर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो क्या इसके सरफेस पर हर एक पॉइंट जो है वो सभी पॉइंट्स इस सेंटर से r डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस है, तो इन सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन सबके लिए क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी और सभी पॉइंट्स के लिए अलग होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक उसी तरीके से हम अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं जो इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर है, तो उस r डिस्टेंस के अराउंड अगर हम कोई एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो उस स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हर एक पॉइंट पर उस सरफेस के, उस स्फीयर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और ऐसे फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड्स। नाउ सपोज इस थिन स्फेरिकल सरफेस से किसी r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर। हम O को सेंटर मानते हुए r रेडियस की एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और यही स्फीयर क्या कहलाएगी, गॉसियन सरफेस फॉर दिस थिन स्फेरिकल शेल। ना फर्स्ट केस हम पढ़ेंगे जब ये P पॉइंट इस स्फेरिकल सेल से बाहर है, दैट इज व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये देखते हैं। यहां पर टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड कितना है वो हमें चाहिए होता है गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए। सो टोटल चार्ज Q इंक्लोज्ड दैट इज कंटेन्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द शेल। क्योंकि r रेडियस का जो हमने शेल लिया है, इस शेल पर जो भी चार्जेस है वो टोटल चार्ज ही क्या होगा, दिस चार्ज विल बी इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। सो यहाँ पर टोटल चार्ज Q क्या होगा, 4 पाई r स्क्वेयर सिग्मा। इस स्फेरिकल शेल की रेडियस r है और सिग्मा इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। सो Q विल बी सिग्मा और यहां पर एरिया क्या है जिस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सरफेस का एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वेयर। सो हमें टोटल चार्ज Q इतना मिल गया। नाउ जो हमने गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सेल के अराउंड जो गॉसियन सरफेस, स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस जो हमने अज्यूम किया है या ड्रॉ किया है, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स क्या होता है, E इंटू A। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने देखा उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट इज E। और उस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई स्मॉल r is the radius of the Gaussian surface, so 4 pi r square. Now by Gauss theorem we can write phi E is equals to Q by epsilon naught. Gauss theorem कहता है कि जो गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया है इस स्फेरिकल शेल के अराउंड, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये क्या होगा, वो इक्वल होगा द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। सो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम फाई की वैल्यू ये वाली उठा करके रख देंगे, E इंटू 4 पाई r स्क्वेयर एंड Q की वैल्यू थी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वेयर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस गॉसियन सरफेस पर किसी P पॉइंट पर, और ये गॉसियन सरफेस r डिस्टेंस पर, या ये पॉइंट जो है
स्फेरिकल शेल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। सो इसको हम वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 q by r स्क्वायर एंड r कैप। r कैप क्या है? r कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द स्फेरिकल शेल और टू द गॉसियन सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई E इज इक्वल टू q by 4πε0 r स्क्वायर। अब जब हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी r डिस्टेंस पर, तो उसकी वैल्यू भी यही आई थी। तो यहां से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी स्फेरिकल शेल पर अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से हमें किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी equals to as the electric field due to the charge Q placed at the center O। मतलब ये सारा का सारा जो चार्ज है, जो टोटल Q चार्ज है जो इस स्फेरिकल शेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको अगर हम यहाँ सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान ले तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर मिलेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये चार्जेस अगर इसके शेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मिल रहा है। दैट इज फॉर पॉइंट आउटसाइड द शेल, इस शेल के आउटसाइड जो भी पॉइंट्स हैं, the electric field due to this uniformly charged spherical shell is as if the entire charge of the cell is concentrated at its center। नेक्स्ट केस है, अगर ये P पॉइंट उस स्फेरिकल शेल पर लाई करे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सो इस केस में हम ऐसा मान लेंगे कि गॉसियन सरफेस जो है वो जस्ट इंक्लोज कर रहा है इस चार्ज स्फेरिकल शेल को। मतलब गॉसियन सरफेस, उसी सरफेस को हम मान सकते हैं, उसी स्फेरिकल सरफेस को। सो यहां पर गॉस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो वो क्या होगा? फाई ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टोटल फ्लक्स की जगह पे E इंटू 4πr स्क्वायर। कैसे? ये स्फेरिकल शेल है और इसकी रेडियस है r। अगर इसके सरफेस पर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E आएगी? करेक्ट। डायरेक्शन अलग होगा बट हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड क्या होगा? E होगा। और एरिया क्या होगा? इस टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस स्फेरिकल शेल का? क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस ऐसा माना है कि जस्ट यहीं पर हमने गॉसियन सरफेस को माना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो उस गॉसियन सरफेस की रेडियस भी क्या हो जाएगी? r ही मान लेंगे हम। सो गॉसियन सरफेस की रेडियस या फिर इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस r है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr स्क्वायर। सो इस स्फेरिकल सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होगा? E इंटू 4πr स्क्वायर। और जो पॉइंट है P वो कहाँ लाई कर रहा है? इस स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर। और ये फाई E किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q by epsilon naught। ये Q क्या है? टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है कि जो कि इस सरफेस के स्फेरिकल शेल के जस्ट आउटसाइड हमने ड्रॉ किया है। सो उस गॉसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज इंक्लोज होगा वो किसके इक्वल होगा? जो स्फेरिकल शेल पर जो टोटल चार्ज है उसी के इक्वल होगा, दैट इज Q के इक्वल होगा। सो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी Q by 4πε0 r स्क्वायर। सो ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहां से अगर हम Q की वैल्यू इसमें क्या रख सकते हैं? 4πr स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहां पर चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है? कितने एरिया पर? 4πR स्क्वायर पर। सो हम Q की जगह पर 4πr स्क्वायर रख देंगे तो हमें E की वैल्यू क्या मिलेगी? E विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमने देखा कि किसी स्फेरिकल शेल की वजह से उस शेल के किसी P पॉइंट पर किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का थर्ड केस है व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। सबसे पहले हमने निकाला था कि जब पॉइंट P स्फेरिकल शेल के बाहर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जब ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल पर ही होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? और जब ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल के अंदर कहीं लाई करेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो ये रहा हमारा स्फेरिकल शेल, और सपोज इस स्फेरिकल शेल के अंदर किसी P पॉइंट पर यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे?
हमने देखा था कि हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, उस पी पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो हमने क्या किया, आर रेडियस का, आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, हमने आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। दिस इज स्फेरिकल शेल, दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और ये क्लोज्ड सरफेस है। यहां पर अंदर जो हमने सरफेस माना है वो एक क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस, और ये शेल है, दिस इज शेल, स्फेरिकल शेल। नाउ अगर हम गॉसियन सरफेस के अंदर की बात करें तो द चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज 0, क्योंकि स्फेरिकल शेल तो गॉसियन सरफेस के बाहर है और सारा का सारा चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस पर है। सो चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज 0, दैट इज Q इज इक्वल टू 0। जब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं उसमें जब हम Q की वैल्यू रखेंगे तो वहां पर 0 रखेंगे। सो द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी phi E is equals to E electric field into 4 pi r square। r रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है और उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E होगी, और एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सो फाई की वैल्यू ये आई, और हम गॉस थ्योरम से जानते हैं फाई होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। सो इसको हम इक्वल कर सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू की वैल्यू क्या है 0, सो इट विल बी 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड सो फाई कम आउट टू बी 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड कम आउट टू बी 0। तो हमने देखा कि इनसाइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 0। स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, दैट इज फॉर आर लेस देन आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, और ये आर क्या है, उसके अंदर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0 एट ऑल पॉइंट इनसाइड द शेल। नेक्स्ट हम इस स्फेरिकल शेल की वजह से उसके इनसाइड पॉइंट पे, स्फेरिकल शेल पे किसी पॉइंट पर और स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, यहां पर हम डिस्टेंस r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देख रहे हैं। सो हमने इस ओरिजिन को स्फेरिकल शेल का सेंटर मानते हुए कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर लिया। तो इस स्फेरिकल शेल में, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए, यानी इनसाइड पॉइंट तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। E इज इक्वल टू 0, मतलब नाउ इस पॉइंट से, यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलनी शुरू हो रही है जब हम स्फेरिकल शेल के बाहर देख रहे हैं। सो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। सो यहां पर सपोज E की वैल्यू आती है कुछ ये। नाउ अब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से कैपिटल R से। ये वेरिएशन बताता है इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फ्रॉम R इज इक्वल टू 0 टू R इज इक्वल टू R। इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और इसके बाद वाले रीजन के लिए, दैट इज R ग्रेटर देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर क्या होता है, इंसुलेटिंग स्फीयर में होता है कि जो भी चार्जेस स्फीयर को दिए गए वो सभी चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली उस स्फीयर के इनसाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और क्योंकि वो स्फीयर कैसा है, इंसुलेटर है, जिसकी वजह से वो चार्जेस जहां पर है वहीं पर लोकेटेड रहेंगे। सपोज दिस इज अ स्फीयर, इस स्फीयर को, और ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने कुछ चार्ज दिया, वो चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके इनसाइड में। सो ये चार्जेस इसी तरीके से बने रहेंगे जहां पर है वहीं पर, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। और कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर को हम जब भी कोई चार्ज देते हैं वो सारे के सारे चार्जेस क्या करते हैं, अंदर से बाहर आकर के उस कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर सरफेस पर रिसाइड करते हैं, मतलब यहाँ पर वो चार्जेस आ जाते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटिंग स्फीयर एंड कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर हम इंसुलेटिंग स्फीयर लेकर के चल रहे हैं। इट मीन्स कि ये चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फीयर में, और ये चार्जेस जहां पर है वहीं पर है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने से मतलब हर एक पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम होगी। सो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, सारे के सारे चार्जेस क्या करके बाहर आ गए सरफेस पर। हम इसको जो भी चार्ज देते हैं वो सारे चार्जेस इमीडिएटली क्या करते हैं, सरफेस पर रिसाइड कर जाते हैं। जबकि इंसुलेटिंग स्फीयर में जो भी चार्जेस दिए गए वो सारे के सारे चार्जेस अगर हमने इसको प्रोवाइड किए तो वो उसके अंदर ही बने रहते हैं, वो सारे चार्जेस क्या रहते हैं, इसके अंदर स्फीयर में लोकेटेड रहते हैं। सो यहाँ पर चार्जेस जो है वो इंसुलेटिंग स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी तक हमने जो भी केसेस पढ़े उसमें चार्जेस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यहाँ पर चार्जेस इस इंसुलेटिंग स्फीयर के वॉल्यूम में, अंदर के पॉइंट्स में, इस स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यहां पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर करेंगे। सो हमने एक इंसुलेटिंग स्फीयर कंसिडर किया जिसकी रेडियस क्या है, r है, एंड इट हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Now here also from symmetry we can see that the electric field E किसी भी पॉइंट पर तो वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और अगर हम इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स पर देखते हैं, सपोज ये क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए, बी, सी, डी, ये सभी पॉइंट्स क्या है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। सो इस केस में इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। बस डायरेक्शन क्या होगी हर एक पॉइंट पर, रेडियली, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। नाउ सपोज कि कोई पी पॉइंट है जो इस स्फीयर के बाहर लाई करता है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और वो गॉसियन सरफेस क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस होगा ऑफ रेडियस आर, मतलब इसकी सेंटर ओ होगी और रेडियस आर होगा, जिससे कि ये पी पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है सरफेस पर लाई करे। So when point P lies outside the sphere, in that case the total charge Q inside the Gaussian surface will be, इस Gaussian surface के अंदर जो total charge enclosed होगा वो क्या होगा, that will be the charge inside the sphere of radius r, that is कि ये जो insulating sphere है इस पर जो total charge है, इसमें जो total charge है उसके इक्वल होगा। So वो क्या होगा, हमने देखा कि रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी। सो Q विल बी रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। सो ये हो गया टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। एंड देन फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी phi E is equals to इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, जिसको हमने E माना। सो E इंटू इसका सरफेस एरिया, और वो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। देन बाय गॉस थ्योरम वी कैन राइट phi E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और phi की जगह पे हम रख सकते हैं E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से E की वैल्यू आ जाएगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। वेक्टोरियली हम इसको लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। नाउ अगेन वी कैन सी दैट अगर हम इस टोटल चार्ज Q को ऐसा अज्यूम करें कि वो टोटल चार्ज Q इस इंसुलेटिंग स्फीयर के सेंटर पर रखा है, और इससे हमें किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमने कूलम्स लॉ से देखा था कि उसकी वैल्यू क्या आती थी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप।
सो इस टोटल चार्ज को, जो इंसुलेटिंग स्फीयर पर जो टोटल चार्ज है, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो उसके सेंटर पर रखा है। कब? जब हमें इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, उस केस में। दैट इज फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द स्फीयर, द फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज as if the entire charge is concentrated at the center of this sphere, this insulating sphere. Next we have to see when the point P lies on the sphere. अभी तो हमने देखा कि स्फीयर के बाहर किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। नेक्स्ट हमें इस इंसुलेटिंग स्फीयर, जो कि एक सॉलिड स्फीयर है, इस स्फीयर पर अगर किसी पॉइंट पर हमें निकालना हो तो क्या होगा? गॉसियन सरफेस क्या होगा? इट विल जस्ट इंक्लोज द चार्ज स्फीयर। गॉसियन सरफेस को हम इंसुलेटिंग स्फीयर के सरफेस को ही गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। इस केस में अगर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो इट विल बी फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह पर ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि उस स्फीयर के, उस इंसुलेटिंग स्फीयर के सरफेस, जिसको हम गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा और उसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्योंकि इंसुलेटिंग स्फीयर के सरफेस पर हम देख रहे हैं और उसका सरफेस सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, दैट इज रेडियस। इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल चार्ज क्यू है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंसुलेटिंग स्फीयर। सो उसके सरफेस पर अगर हम देखें तो उसका सरफेस टोटल चार्ज जो इंक्लोज कर रहा है वो क्या है? क्यू। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट इज फॉर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब सरफेस की बात कर रहे हो। थर्ड केस है व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर। अब जो पी पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर कहीं है। सो उस केस में हमें सबसे पहले टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस निकालना होगा। सपोज दिस इज द इंसुलेटिंग स्फीयर वी आर टॉकिंग अबाउट, और इस स्फीयर के अंदर किसी पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम इस पी पॉइंट पर, इस स्फीयर के, इंसुलेटिंग स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। देन द चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं, सो ये कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि यहां पर तो चार्ज टोटल इस पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फीयर के इनसाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो क्यू क्या होगा? यहां पर क्यू डैश निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्यू जो है वो टोटल चार्ज होगा। वो चार्ज यहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रीजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें इस केस के लिए सिर्फ इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को निकालना है। सो टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू डैश क्या होगा? क्यू डैश विल बी इस पूरे चार्ज का कितना पार्ट होगा? इस पूरा ये टोटल चार्ज इनटू ये वाला वॉल्यूम। वी नो दैट Q is equals to वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वो तो पूरे स्फीयर के लिए फिक्स है, दैट इज इक्वल्स टू रो। और यहां पर वॉल्यूम क्या है जिसके लिए हम इस चार्ज को निकाल रहे हैं? वो यहां पर वॉल्यूम क्या है जिसमें हम टोटल चार्ज देख रहे हैं? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और रो क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सो क्यू डैश विल बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो की जगह पे हम रखेंगे क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, जो कि सॉल्व होकर के क्या आएगा? क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। So total charge enclosed by this Gaussian surface will be Q R cube by R cube. Now अगर हम गॉस थ्योरम से इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? E इंटू गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये फाई E किसके इक्वल होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ पर टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस है। Q की वैल्यू कितनी है? Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। Q डैश की जगह पे हम क्या रखेंगे? Q आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब एंड एप्सिलॉन नॉट। यहां से सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी?
1/4πε0 q r by r cube, and we know that q is equals to 4/3 pi capital R cube rho. तो यहां से हम E को लिख सकते हैं रो r by 3ε0. सो इनसाइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, और उस इंसुलेटिंग स्फीयर के सेंटर पर, मतलब जब R की वैल्यू 0 होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इनसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है। यहां से इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है रो r by 3ε0. तो सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और R 0 होगा तो इसमें R रखने पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो E का R के साथ वेरिएशन अगर हम देखें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा. यहां हम R के साथ E का वेरिएशन देख रहे हैं. तो हमने देखा कि जब हम स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा था, R के साथ रो r by 3ε0, दैट इज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के साथ, मतलब E और R में लीनियर रिलेशनशिप था. जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा. तो 0 यानी ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, R भी 0 था. जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे E की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. और हमने देखा सरफेस पर, उस स्फीयर के, इंसुलेटिंग स्फीयर के सरफेस पर, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, विच वॉज E max इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q by r स्क्वायर. और उसके बाद से स्फीयर के बाहर के पॉइंट्स पर हम जब देखने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा था, 1/r² के प्रोपोर्शनल, दैट इज r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा. तो कुछ इस तरह का वेरिएशन था. सो हियर वी एंड अप अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम.